गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 26 ऑफ योर यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा हमने आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी, ग्रुप 17 की केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे, जिसमें हमने आपकी 3 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। फर्स्ट वन वाज योर ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंड वन वाज योर ऑक्सीडाइजिंग पावर, थर्ड वन वाज योर रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड आज हम आपकी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दैट इज द रिएक्शन विद, ठीक है। थर्ड आपकी क्या थी? रिएक्शन विद हाइड्रोजन। फोर्थ हम पढ़ेंगे आपकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो बेटा जितने जैसे कि अभी हमने देखा कि हम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है जब हेलोजेंस के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन करता है? हेलो एसिड्स की फॉर्मेशन करता है। साथ के साथ सारे हेलो एसिड्स का फॉर्मूला क्या होता है? HX, यानी कि X को चेंज करते जाओ। HF, X की जगह अगर फ्लोरीन होगा HF, क्लोरीन होगा तो HCl, ठीक है, ब्रोमीन होगा HBr, आयोडीन होगा HI, ठीक है। तो एक कॉमन टाइप का आपका हेलो एसिड फॉर्म होता है। बट अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात करें तो आपके जितने भी हेलोजन हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मल्टीपल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल ऑक्साइड आपका क्या है? जहां आपका एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहा हो, ठीक है। बट देखो हाइड्राइड्स हमने देखा था सिर्फ एक ही टाइप के हाइड्राइड बन रहे थे, बट यहाँ पे आपका क्या है? क्योंकि आपके एलिमेंट्स डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में वो अलग अलग ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑल हेलोजेंस reacts with oxygen and form multiple ऑक्साइड्स, ठीक है। मल्टीपल ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है। मल्टीपल ऑक्साइड आपकी क्या होती है? दैट इज हेलोजेंस are present in different oxidation state in oxides, ठीक है। ऑक्साइड्स में आपकी हेलोजन जो होगा अलग अलग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जैसे +1 का एक सेम एलिमेंट का +1 में भी एक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। सेम एलिमेंट +2 में भी एक ऑक्साइड बना रहा है, सेम एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बना रहा है, ठीक है। इसीलिए हम कहेंगे कि हेलोजन आपके मल्टीपल ऑक्साइड्स बनाते हैं रेदर देन जैसे आपके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एक ही कॉमन हाइड्राइड बनाया था, बट यहाँ कॉमन ऑक्साइड नहीं बनेगा, मल्टीपल ऑक्साइड्स बनेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले आपकी फ्लोरीन की, तो बेटा फ्लोरीन जो है आपका 2 टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। वन इज F2O, जहां पे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होगी? +2, देन एक फ्लोरीन पे -1, 2 फ्लोरीन पे -2, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें दूसरा आपका बनता है F2O2, यहां पे +1, क्यों? क्योंकि F2O2 आपका क्या होता है? फ्लोरीन पर ऑक्साइड। F2O2 आपका होता है फ्लोरीन पर ऑक्साइड। और पर ऑक्साइड आपको पता है पर ऑक्साइड लिंकेज क्या होता है? ऑक्सीजन लिंकेज सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। एक ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है? -1, दूसरे पे -1, ठीक है। बट यहाँ पे हमने +1 लिखा है, ये इस टाइप से होगा फ्लोरीन +1, ठीक है। +1 क्यों आया है ये मैं आपको यहाँ बताऊंगी, ठीक है। बट आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो है आपकी ऑक्सीजन के ऊपर इस पर ऑक्साइड में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। तो बेटा ये जो 2 है आपके फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ ये 2 कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। मैं इनको कंपाउंड्स क्यों कह रही हूँ, ऑक्साइड क्यों नहीं कह रही हूँ? क्योंकि ऑक्साइड क्या होते हैं?
अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि जब आपका ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड फॉर्म करता है उसको आप ऑक्साइड्स मानते हो, बट एक्चुअली में ये डेफिनेशन पूरी नहीं होती ऑक्साइड्स की। ऑक्साइड्स आपके क्या होते हैं, जब आपका ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाए, ठीक है, साथ ही साथ जिस एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है वो एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए देन ऑक्सीजन, तभी वो कंपाउंड जो बना है क्या कहलाएगा, ऑक्साइड कहलाएगा। ठीक है, तो ऑक्साइड्स में आपका क्या होता है, जब आपका ऑक्सीजन पूरी अगर हम डेफिनेशन देखें तो जब आपका ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करे वो भी एलिमेंट कैसा होना चाहिए, ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तब जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो ऑक्साइड कहलाता है। बट यहाँ पे देखो आपका ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ फ्लोरीन के साथ रिएक्ट तो कर रहा है, बट यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है देन ऑक्सीजन, इसीलिए हम इसको ऑक्साइड नहीं कहेंगे। तो हम कह सकते हैं these are not called as oxides of फ्लोरीन। फ्लोरीन के ये ऑक्साइड्स नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे तो फिर F2O2 and F2O2 are fluorides of oxygen। ठीक है, ये ऑक्साइड ना कहला के क्या कहलाएंगे, फ्लोराइड्स कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। यहां का बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन ऑक्सीजन, क्योंकि आपकी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन से, इसीलिए बेटा आपके ये ऑक्साइड नहीं कहलाएंगे। ऑक्साइड में आपके वो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे जिनकी ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसीलिए हमने इसको फ्लूराइड्स कहा है। और फ्लूराइड किसके, ऑक्सीजन के। ठीक है, इसको इस तरीके से समझो आप। देखो पहले हम पढ़ रहे थे, अब तक ऑक्सीजन के कंपाउंड पढ़ रहे थे, तो ऑक्सीजन आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का था, हम बोल रहे थे, बट अब ऑक्सीजन से भी बड़ा कोई आ गया है। पहले आपका ऑक्सीजन हेड ऑफ द फैमिली कहलाता था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इसीलिए जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता था हम उसको सिंपली ऑक्साइड्स कह देते थे। बट अब हेड ऑफ द फैमिली कौन बन गया है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ठीक है, इसीलिए इसका जो आपके फ्लोरीन के साथ जो कंपाउंड बनेंगे ऑक्सीजन के साथ जो फ्लोरीन के कंपाउंड बनेंगे वो ऑक्सीजन के नाम से नहीं जाने जाएंगे, फ्लोरीन के नाम से जाने जाएंगे और उसे हम कहेंगे फ्लोराइड्स। ठीक है, जैसे हेड ऑफ द फैमिली के नाम से ही पूरी फैमिली को जाना जाता है कि ये शर्माज फैमिली है, ये गुप्ताज फैमिली है। ठीक है, तो ऐसे ही अब आपका हेड ऑफ द फैमिली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन हो गया है, फ्लोरीन हो गया है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, फ्लोरीन जब ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगा उसको हम फ्लोराइड्स कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करें बेटा तो F2O जो है इज स्टेबल, F2O जो है स्टेबल है एट 298 केल्विन। रूम टेम्परेचर पे आपका F2O जो है स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम बात करें बेटा ऑक्सीजन, अब तक आप ऑक्सीजन को क्या मान रहे थे, ऑक्सीजन एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके क्या होते हैं, जो क्या तो ऑक्सीजन दे किसी को, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि उनमें से इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरों का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। तो सामने वाले एलिमेंट से जब इलेक्ट्रॉन वो ले लेते हैं और उससे क्या होगा, खुद का रिडक्शन करेंगे उन इलेक्ट्रॉन से और उनका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेंगे, उनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उनका इंक्रीज करेंगे, या हम कह सकते हैं उनको वो ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद का रिडक्शन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपके ऑक्सीडेशन एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो सेम आपका पहले ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाता था, अब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही,
बट अब उससे बड़ा कोई आ गया है तो हम उसको कंपेयर करेंगे बड़े वाले एलिमेंट के साथ, ठीक है, फ्लोरीन के साथ। तो जैसे आपका ऑक्सीजन गुड रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता था, फ्लोरीन जो है सॉरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता था, ये ऑक्सीडेशन करता था दूसरों की और खुद की रिडक्शन करता था, ठीक है। ऐसे ही जो आपके फ्लोरीन के जो ऑक्साइड होंगे सॉरी फ्लोरीन के जो फ्लोराइड्स होंगे वो आपके गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट कहलाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फ्लोरीन क्या कर रहा है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट आपका कहलाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के जो कंपाउंड है वो क्या करेंगे, फ्लोरीन देंगे। जैसे आपका ऑक्सीजन क्या कर रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा था, तब ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि जब आपके फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड या हम कहेंगे फ्लोराइड्स जब आपके किसी भी अदर कंपाउंड में या रिएक्शन में डाले जाएंगे तो वहां फ्लोराइड्स क्या करेंगे, अपना फ्लोरीन डोनेट कर देंगे। वहां फ्लोरीन डोनेट करने के बाद क्या होगा, वो फ्लोरीन सामने वाले एलिमेंट को से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सामने वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेके उसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम फ्लोरीन के कंपाउंड को दैट इज F2O2 कैसे एक्ट करता है, इज अ स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग ये एक अच्छा फ्लोरिनेटिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है। दैट इज फ्लोरिनेटिंग एजेंट आपका क्या होता है, दैट इज फ्लोरीन डोनर एंड ऑक्सीडाइज, ठीक है बेटा। ये फ्लोरीन डोनेट करके सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम फ्लोरिनेटिंग एजेंट कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे थे, ठीक है। इसीलिए आपका यहाँ पे इनको हम फ्लोराइड्स कहते हैं। फ्लोराइड के ऑक्सीजन के कंपाउंड को हम फ्लोराइड्स कहते हैं। इसलिए फ्लोराइड आपके गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। ये फ्लोरीन डोनेट करेंगे, फ्लोरीन डोनेट करके क्या होंगे, जैसे ये फ्लोरीन देंगे, फ्लोरीन क्या करेगा, उन एलिमेंट के पास जाके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेके उनको तो ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ले लिया यानी कि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर दिया और खुद का रिडक्शन कर लेगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि F2O2 है वो एक स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करता है। दैट इज वो क्या है, आपका फ्लोरीन डोनर है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो फ्लोरिनेटिंग एजेंट है ये आपके कहाँ यूज होते हैं, तो बेटा न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं, कई आपके ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिनमें ये आपका यूज होता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आपकी क्या होती है, दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। पहली न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में इस टाइप की आपकी दो रिएक्शंस होती हैं, क्या तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होगा, वहां पे आप न्यूक्लियर फ्यूजन करवा रहे होगे, या फिर न्यूक्लियर फिजन करवा रहे होगे। तो बेटा न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन जब होता है तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एक एलिमेंट प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है प्लूटोनियम, ठीक है। प्लूटोनियम नाम का एक एलिमेंट वहां प्रोड्यूस होता है और ये जो प्लूटोनियम एलिमेंट होता है ये अनवांटेड होता है, वहां इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो समय समय के साथ बार बार इसको रिमूव करना पड़ता है। अब प्लूटोनियम जो है आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो उसको आप डायरेक्टली न्यूक्लियर रिएक्टर में हाथ डाल के तो निकाल नहीं सकते, तो वहां पे इसको रिमूव करने के लिए हम आपके ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट यूज करते हैं। फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या काम करते हैं, ये जो आपका प्लूटोनियम है इसके साथ रिएक्ट करके, जब आपने न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्लोरिनेटिंग एजेंट डाला तो ये प्लूटोनियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, PuF
6, तो वहां उसकी जो नेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नेटिव फॉर्म है, उससे वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। यानी कि यहां इसका क्या हुआ है, इसने प्लूटोनियम का क्या किया है, इसको ऑक्सीडाइज किया है। फ्लोरीन डोनेट करके, फ्लोरीन पेरोक्साइड ने फ्लोरीन डोनेट करके क्या कर दिया है, इसको ऑक्सीडाइज किया है। ठीक है, और अब जो ये कंपाउंड जो आपका बनता है, ये आपका इजीली रिमूव हो जाता है। ठीक है बेटा, तो फ्लोरीनेटिंग एजेंट जो है फ्लोरीन डोनेट करके सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, और ये आप कॉमनली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करते हो। ठीक है बेटा, तो ये आपकी बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपके, ये तो फ्लोरीन के हो गए, नेक्स्ट अगर हम बाकी आपके हेलोजेंस की ऑक्साइड की बात करें कि कौन कौन से ऑक्साइड्स आपके ये हेलोजन फैमिली शो करती है, तो देखो, तो नेक्स्ट अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो एक बार सारा हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आपको याद करना आसान हो। ये फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड नेक्स्ट इज आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हेलोजन जो है आपकी -1 ऑक्सीडेशन शो करता है। ठीक है, हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट पे हम आपके ऑक्साइड, पॉसिबल ऑक्साइड्स देखेंगे। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें फ्लोरीन का, भी हमने देखा था F2O एंड F2O2। ठीक है, फ्लोरीन जो है, अब यहां देखो एक ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, ये चीज अब आप खुद चेक कर लिया करो बेटा, +2 क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक्चुअली में ऑक्सीजन पे -2 होता है, बट यहाँ पे इस केस में +2 आएगा क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन आ गया है, तो इस पे +2 चार्ज आएगा, इस पे -1 और इस पे -1। ठीक है, परऑक्साइड फ्लोरीन परऑक्साइड की बात करें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो देखो +1 इस पे, +1 इस पे, परऑक्साइड में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो -1 इस पे, -1 इस पे। ठीक है, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन के 2 टाइप के फ्लूराइड्स, ऑक्साइड नहीं कहेंगे, फ्लूराइड्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, क्लोरीन कोई ऑक्साइड फॉर्म नहीं करेगा। इस केस में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में हम ऑक्साइड बोलेंगे। क्यों बेटा, क्योंकि क्लोरीन ऑक्सीजन से लिंक होगा, ब्रोमीन भी ऑक्सीजन से, आयोडीन भी ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन जो है क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए हम ऑक्साइड्स बोलेंगे। तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोरीन का भी कोई ऑक्साइड नहीं होता, ब्रोमीन का भी नहीं होता एंड आयोडीन भी कोई -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई ऑक्साइड नहीं बनता। अब आप बात करें +1 में, तो फ्लोरीन तो आपका सिर्फ और सिर्फ -1 के ऑक्साइड्स ही फॉर्म करता है। ठीक है, +1 में आपका Cl2O बनेगा। ठीक है, Br2O बनेगा, आयोडीन नहीं शो करेगा। +4 में अगर बात करें तो +4 में ClO2 बनेगा, Br2O बनेगा, देन I2O4 बनेगा। ठीक है, ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइमर अगर देखो तो आप इसको इस तरीके से IO2 भी याद कर सकते हो। ठीक है, ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा, तो वहां ऑक्सीडेशन स्टेट एक आयोडीन पे क्या होती है, +4 होती है। ठीक है, नेक्स्ट +5 में देखें तो यहाँ पे ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ ये एग्जिस्ट करेगा I2O5 में। ठीक है, +6 में देखें तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे ClO3 एग्जिस्ट करेगा, नेक्स्ट Br3 भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और आयोडीन का कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, फ्लोरीन का कोई नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्लोरीन का Cl2O7 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ब्रोमीन का नहीं एग्जिस्ट करेगा, आयोडीन का भी I2O7 एग्जिस्ट करेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे आपके इस टाइप से ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। तो अगर हम आपसे यहाँ आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऑक्साइड आपके किसके बन रहे हैं, तो देखो फ्लोरीन के 2, क्लोरीन के 1 2 3 4, ब्रोमीन के 1 2 3, ठीक है, आयोडीन के 1 2 3। तो सबसे ज्यादा आपके क्लोरीन ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। हेलोजन, जितने भी आपके हेलोजन हैं उनमें से सबसे ज्यादा ऑक्साइड आपके कौन बना रहे हैं, क्लोरीन बना रहा है। ठीक है बेटा, तो ये आपके ऑक्साइड्स हो गए। अब हम इन ऑक्साइड्स की इसको टेबुलर फॉर्म में याद कर लेना, आसानी होगी याद करने में। नेक्स्ट हम इन ऑक्साइड्स के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखो तो अभी हमने आपका क्या देखा, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन रेंजेस फ्रॉम +1 to +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आपके जो ऑक्साइड्स है बेटा ये आपके +1 से, यहां लिख देती हूं, फ्रॉम +1 to +7 ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां मैंने फ्लोरीन क्यों नहीं लिया, फ्लोरीन सिर्फ आपका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बनाता है, 2, वो है आपके -1, इसीलिए मैंने एक लंबी रेंज में आपका क्या ले लिया है, +1 से +7 में यही तीनों एग्जिस्ट करते हैं, इनके ही ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, तो ये जो आपके ऑक्साइड्स हैं ये सारे ही आपके कोवलेंट नेचर के होंगे। ऑल ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन फैमिली आर कोवलेंट इन नेचर। In fact, they are polar in nature. In fact, they are polar in nature. पोलर क्यों है नेचर में, क्योंकि आपकी क्या है यहां पे, बिकॉज देयर इज difference in the electronegativity of chlorine, bromine, iodine and oxygen। ऑक्सीजन के साथ ये जो आपके बन रहे हैं, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना रहे हैं, इनमें आपकी इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसीलिए ये जो है आपके ऑक्साइड जो है पोलर नेचर के भी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, दूसरी बात ये है कि मैंने यहाँ पे कोवलेंट क्यों कहा है, आयनिक क्यों नहीं कहा, क्योंकि बेटा आपकी क्लोरीन और ऑक्सीजन में इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है कि ये आयनिक बॉन्ड बनाए। ठीक है, कि ऐसा नहीं है एक तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, दूसरा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। हाँ डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिव में, बट इतना ज्यादा नहीं है कि ये आयंस के फॉर्म में सेपरेट आउट हो सके। ठीक है, इसीलिए कोवलेंट नेचर के होते हैं और पोलर नेचर के होते हैं। पोलर नेचर मींस मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आपका साइज इंक्रीज होता है, जैसे जैसे आपका साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, तो ये आपका न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होगा, मान लो एक छोटा, ये हमने ऑक्सीजन ले लिया, मान लो ये ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि न्यूक्लियस साइज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस डेप्थ में हो गया, तो न्यूक्लियस का जो चार्ज वो इफेक्टिव नहीं रहा, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया, जिसके वजह से शील्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ है ड्यू टू एडिशन ऑफ नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के कारण शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। तो न्यूक्लियस का जो अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे इतना टाइट होल्ड नहीं रहेगा, तो जैसे ही इसके पास कोई छोटा साइज का
एटम आए। अब छोटे साइज के एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस एक्सपोज रहता है, इतना डेप्थ में नहीं रहता, तो वो क्या करेगा, वो इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगेगा और ये जो है आपका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये आपका न्यूक्लियस बड़े एटम का और ये थोड़ा सा ऐसे इस टाइप का ओवल शेप बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका छोटा एटम ऑक्सीजन एटम मान लो, ठीक है। तो इस टाइप से होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक साइड हो गए हैं तो पार्शियली नेगेटिव और ये पोर्शन पार्शियली पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। तो एक पोलराइजेशन आ गई है, पोल जनरेट हो गया है। किसके वजह से, जब आपका बड़े साइज एटम के पास कौन आ रहा है, छोटे साइज का एटम आ रहा है, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इनमें बॉन्डिंग होगी थ्रू वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जितना आपका साइज बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा पोलराइजेशन इंक्रीज होगी, उतनी ही ज्यादा पोलैरिटी होगी, ठीक है। और जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था हमने ये कॉन्सेप्ट, उतना ही ज्यादा वंडरवाल फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो फिर से इस पे पार्शियली नेगेटिव आ गया है, दैट मींस ये आपका क्या हो गया है, अगेन आपका दूसरा वाला होगा। तो ये आपका पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, तो इनमें भी आपका क्या होगा, इस तरीके से वंडरवाल फोर्स बनेगा, वंडरवाल फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी उतनी ही ज्यादा वंडरवाल फोर्स होगी और जितनी ज्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना ही ज्यादा उस एटम का हम कहेंगे स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। उस ऑक्साइड की उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो ऑक्साइड जो है कोवलेंट नेचर के हैं, पोलर नेचर के भी हैं, क्योंकि ऑक्सीजन में और बाकी जो आपके हेलोजन हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। इस वजह से आपका एक इस टाइप का पोल जनरेट हो जाता है, पार्शियल पोल जनरेट हो जाता है, जिसके वजह से आपका क्या होगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, तो पोलैरिटी की अगर बात करें, ऑन गोइंग डाउन, अगर आप नीचे की तरफ जाते हो आपका क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। ऑन गोइंग डाउन एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एंड पोलर नेचर, पोलर नेचर जो है आपका वो भी इंक्रीज होगा। इन ऑक्साइड्स का पोलर नेचर जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था पोलर नेचर बड़े एटम में होता है, ठीक है। पोलैरिटी होती क्या है, या पोलराइजेशन होता क्या है, कि किसी भी बड़े एटम में वो एबिलिटी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन एक साइड शिफ्ट कर सके, ठीक है, पोलराइज कर सके, साथ के साथ अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर सके, उस एबिलिटी को हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली आपके पोल्स जनरेट होंगे, दैट मींस ये ऑक्साइड आपके पोलर नेचर के होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पोलर नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें कि आपका कौन सा ऑक्साइड, कौन से हेलोजन का ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो बेटा आपके आयोडीन के, ये चीज आपको याद रखनी है, आयोडीन ऑक्साइड्स आर मोस्ट स्टेबल। आयोडीन ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, सबसे ज्यादा पोलर नेचर के होते हैं, ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, नेक्स्ट अगर उसके अगली स्टेबिलिटी की बात करें तो उससे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, मतलब आयोडीन के बाद किसकी स्टेबिलिटी आती है, वो है आपकी क्लोरीन ऑक्साइड की, ठीक है। तो क्लोरीन ऑक्साइड्स आर नेक्स्ट इन स्टेबिलिटी। क्यों, क्योंकि क्लोरीन जो है आपका स्मॉल साइज का है, और स्मॉल साइज का है इसीलिए ये ऑक्सीजन के साथ पी पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, और पी पाई बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, मल्टीपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इसीलिए ये आपका नेक्स्ट स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ बिकॉज ड्यू टू, यहाँ हम कहेंगे बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बॉन्ड्स, ठीक है, यहां आपका पी पाई डबल बॉन्ड बनता है।
ठीक है बेटा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपके आयोडीन के ऑक्साइड होते हैं, उससे नेक्स्ट स्टेबल आपके क्लोरीन के होते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है आपका स्मॉल साइज का होता है। स्मॉल साइज का होने की वजह से इसके पी ऑर्बिटल्स जो है वो भी स्मॉल साइज के होंगे, तो प्रॉपर पी ऑर्बिटल्स के बीच में पी पाई ओवरलैपिंग होती है। और अगर लार्ज साइज के पी ऑर्बिटल होंगे तो उस केस में आपका जो साइज होता है पी ऑर्बिटल का वो डिफ्यूज हो जाता है, तो इतनी अच्छी पी पाई बॉन्डिंग नहीं हो पाती। तो क्लोरीन के केस में, क्लोरीन ऑक्साइड में, मतलब क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ पी पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी में सेकेंड नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका आएगा फ्लोरीन, ब्रोमीन। तो बेटा अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन के जो ऑक्साइड है वो ना ही तो इतने छोटे हैं कि पी पाई बॉन्ड बना सके, मतलब ब्रोमीन जो है क्लोरीन से तो बड़ा है। ठीक है। तो ब्रोमीन जो है ना ही तो इतना छोटा है, या ब्रोमीन ऑक्साइड ना ही तो इतने छोटे हैं कि वो पी पाई बॉन्ड बना सके, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सके, और ना ही इतने बड़े हैं कि वो आपके पोलैरिटी शो कर सके, पोलर नेचर के हो सके। ठीक है। इसीलिए आपका क्या है, ब्रोमीन के जो ऑक्साइड है वो लीस्ट स्टेबल है। ब्रोमीन ऑक्साइड आर नाइदर सो लार्ज टू फॉर्म पोलर ऑक्साइड, ठीक है, nor so small to form p pi bond. That's why therefore oxides of bromine are least stable. ब्रोमीन के ऑक्साइड सबसे ज्यादा अनस्टेबल होंगे, ठीक है, या हम कहेंगे लीस्ट स्टेबल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी, ये थोड़ा सा मैं यहां लिख देती हूं, ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। ठीक है, पार्टीशन बना लेते हैं। तो यहां पे सबसे ज्यादा ऑक्साइड किसका स्टेबल होगा, आयोडीन की। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड की अगर बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड सबसे ज्यादा ऑक्साइड आयोडीन का स्टेबल होगा, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का लीस्ट स्टेबल। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें आपके क्लोरीन की, तो बेटा क्लोरीन आपका क्या बना रहा था, Cl2O, ClO2, ClO3, नेक्स्ट Cl2O7। तो बेटा ये जो आपके सारे क्लोरीन के ऑक्साइड है ये आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं। दीज आर हाईली रिएक्टिव एंड हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर, मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन नेचर के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि आपका बेटा ये जो है आपका ClO2 एक्ट एज गुड ब्लीचिंग एजेंट, इसको हम ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है। इसे आपको Cl2 जो है क्लोरीन डाइऑक्साइड जो आपका ऑक्साइड है वो गुड ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है इन इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो हम नेक्स्ट आपके चलते हैं ब्रोमीन के ऑक्साइड की तरफ। तो ब्रोमीन आपका क्या बनाता है, Br2O। ठीक है। नेक्स्ट आपका BrO2 बनाता है, BrO3 बनाता है। ठीक है। ये ऑक्साइड जो है क्या अभी हमने पढ़े थे, आर लीस्ट स्टेबल, सो दे एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, so act as good oxidizing agent। इसीलिए ये आपके अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का
काम करते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आयोडीन की तो I2O4 एंड I2O5 आर मोस्ट स्टेबल। आयोडीन में से ये दोनों आपके सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। हालांकि एग्जिस्ट तो आपका I2O7 भी करता है, बट ज्यादा स्टेबल आपके यही होते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है एंड एक्ट एज, यही लिख लेते हैं, एंड एक्ट्स एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और आपकी एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा कि आपके कौन से ऑक्साइड्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, मान लो हम यहां देखते हैं कि आपको एक एलिमेंट के सारे ऑक्साइड दे दिए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो क्या है कि जितना ज्यादा हेलोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही स्टेबल ऑक्साइड होगा, ठीक है, उतना ही स्टेबल ऑक्साइड होगा। तो यहां अगर हम बात करें तो देखो बेटा आपका ये वाला +1 का है, ये वाला आपका +4 का है, ये वाला आपका +6 का है, ये आपका +7 का है, ठीक है। तो आपका क्या है, हाइयर द ऑक्सीडेशन स्टेट, या हम कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड increases with increase in oxidation state of halogen। जितना ज्यादा हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा उतनी ही ज्यादा ऑक्साइड की आपकी स्टेबिलिटी होगी। तो जब सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे देखें क्लोरीन में कंपेयर करें तो क्लोरीन में से सबसे ज्यादा आपका स्टेबल, क्लोरीन के ऑक्साइड में से सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड कौन सा है आपका, ये वाला, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, हेलोजन के ऊपर सबसे ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसीलिए। तो ये चीज आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है, कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। पहली आपकी ये कि आयोडीन के ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, दूसरी स्टेबिलिटी पे आपके क्लोरीन के ऑक्साइड आते हैं क्योंकि वो पी पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और तीसरे आपके लीस्ट स्टेबल होते हैं ब्रोमीन के ऑक्साइड्स, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्साइड है इसीलिए आपके गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर स्टेबिलिटी कंपेयर करनी हो तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड जो है किस पे डिपेंड करती है, हेलोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट पे। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा हेलोजन का उतना ही स्टेबल आपका ऑक्साइड होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी। एक ये भी चीज याद रखो कि ये कोवलेंट नेचर के होते हैं, साथ के साथ पोलर नेचर के होते हैं, ठीक है। और ये तो हमें पता ही है, डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज इंक्रीज हो रहा है तो पोलैरिटी भी इंक्रीज होगी। तो जो जितना अच्छा कोवलेंट नेचर का होगा या जो जितना अच्छा ऑक्साइड पोलर नेचर का होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। इसीलिए आपका आयोडीन सबसे ज्यादा पोलर नेचर का होता है, आयोडीन ऑक्साइड सबसे ज्यादा पोलर नेचर का होता है, इसलिए मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो ज्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के टाइटली बाउंड हो सकता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो हो गई आपकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज द रिएक्शन विद मेटल्स। तो देखो अगर हम 5th केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं दैट इज योर रिएक्शन विद मेटल्स। तो बेटा आपके हेलोजन हमने पढ़े हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये आपके हेलोजन डायरेक्टली मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल हैलाइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हेलोजन डायरेक्टली रिएक्ट्स विद metals to form metal हैलाइड्स, ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें आपकी मेटल हैलाइड्स के कैरेक्टर की, ठीक है, यानी कि इन हैलाइड्स के मेटालिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें बेटा तो देखो आपको पता है एज वी मूव डाउन, एज वी गो डाउन आपका क्या होता है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है,
एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने से आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसीलिए आपके क्या होगा, साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। दैट मींस आपका क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप आपका इंक्रीज हो रहा है। और क्योंकि हम हेलोजेंस की बात कर रहे हैं कि हेलोजन का मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप हम जाते हैं, तो क्योंकि हम हेलोजन की रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल के साथ, ठीक है, और डाउन द ग्रुप आपका हेलोजन भी मेटालिक बनता जा रहा है और आप मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो मेटल की रिएक्टिविटी बहुत ना के बराबर होती है, ठीक है। मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए आपका क्या होगा, हम कह सकते हैं हेंस रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन towards metal decreases, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है मेटल की तरफ, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और सबसे लीस्ट रिएक्टिव आयोडीन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो, साइज इंक्रीज होने के कारण आपका क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो क्या आसानी से वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। दैट मींस मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, क्योंकि मेटल जो होते हैं वही तो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो डाउन द ग्रुप आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से क्योंकि आपके हेलोजेंस का भी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हेलोजन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल जो होगी वो डिक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपके ये यहाँ MX दैट इज MX फॉर्मूले का मेटल हैलाइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा आपकी कि जितने भी आपके मेटल हैलाइड्स हैं दे ऑल आर आयोनिक इन नेचर। क्यों आयोनिक नेचर के हैं, क्योंकि देखो हैलाइड्स जो है हेलोजन जो है आपके बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटल आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, तो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव में कैसा बॉन्ड होता है, हमेशा आयोनिक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन देना ही चाहता है मेटल, ठीक है। हेलोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है, इसीलिए इनके बीच में हमेशा आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मेटल्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव while halogens are most electronegative, therefore MX bond या हम कहें metal halides are ionic in nature, आयनिक होंगे नेचर में, ठीक है। तो अगर हम इनके आयनिक नेचर की बात करें तो कैसे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो देखो सबसे पहले MF, ठीक है, नेक्स्ट आपका M मेटल फ्लोराइड, मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड, मेटल आयोडाइड, ठीक है। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, यानी कि फ्लोरीन यहाँ पे क्या है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और आपको पता है मेटल तो वैसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो जैसे जैसे आप इस तरफ मूव कर रहे हो, डाउन द ग्रुप अगर आप जा रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जा रही है, मेटल तो आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही रहेंगे, बट आपके हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जा रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने के वजह से क्या होगा, आयोनिक जो नेचर होगा इन मेटल हैलाइड्स का वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आयोनिक नेचर डिक्रीजेस, और अगर आयनिक नेचर डिक्रीज होगा दैट मींस कौन सा नेचर इंक्रीज होगा, कोवैलेंट नेचर
इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करें, आपके कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि आपकी या हम कहें कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो आपकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम आपकी बात करें कि आपका एस ऑर्बिटल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी मेटल होते हैं, पी में भी होते हैं, डी में भी होते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक में जो मेटल्स होते हैं, अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, ग्रुप फर्स्ट में जितने भी मेटल है सारे +1 वैलेंसी शो करते हैं। ग्रुप सेकंड में जितने भी हैं +2 वैलेंसी शो करते हैं। बट अगर हम बात करें आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, कि डी ब्लॉक में जितने भी आपके मेटल्स है वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो उस केस में हम स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे आपके मेटल हैलाइड्स की। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे आपका मान लो हमने आपका टिन, लेड, M4 ये तो मेटल हो ही गया, सॉरी ये हो गया X4। ठीक है, ये आपका हो गया X4। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें Sb X4, नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरेनियम F4। ठीक है, इन्हीं की ये तो आपकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। यही मेटल आपके और भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दैट इज SnX6 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब मैं उन मेटल्स की बात कर रही हूँ, आप इनकी जगह कोई भी मेटल ले सकते हो। ठीक है, मैं उन मेटल्स की बात कर रही हूँ जो कि आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल हैं, तो वो आपके मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो उस केस में हम इनकी कोवेलेंसी या आयनिक नेचर की स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हो कि आपका क्या है, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे अगर आपको आयनिक नेचर इन मेटल हैलाइड्स का जो नेचर देखना हो वो आप कैसे देखोगे, तो अकॉर्डिंग टू फेजान रूल, आपका एक फेजान रूल हुआ करता था 11th में आपने पढ़ा होगा, एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीजेस इट्स कोवेलेंट नेचर इंक्रीजेस। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल पे जितनी ज्यादा पॉजिटिव, अब मेटल पे तो पॉजिटिव ही होगी क्योंकि मेटल्स आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं। ठीक है, तो मेटल्स के ऊपर जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही मेटल क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ज्यादा कोवेलेंट नेचर के कौन से हैं आपके, कौन से मेटल हैलाइड्स होंगे, ये आपके मोर कोवेलेंट होंगे, ये आपके लेस कोवेलेंट मींस आप कह सकते हो पार्शली आयनिक नेचर के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपको कोवेलेंट नेचर देखना है तो देखो जितनी ज्यादा मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी इंक्रीज होगी, मैं किन मेटल्स की बात कर रही हूँ जो आपकी मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट में जो मेटल्स है उनकी। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल के ऊपर उतना ही ज्यादा वो कोवेलेंट नेचर के हैलाइड्स फॉर्म करेगा। ठीक है, जितनी कम होगी उतना वो लेस कोवेलेंट नेचर के हैलाइड्स फॉर्म करेगा, दैट मींस पार्शियली आयनिक टाइप फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हो गई बेटा आपकी मेटल्स के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, दैट इज 6th रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद हेलोजन यानी कि हेलोजन क्या आपस में भी रिएक्शन करते हैं। तो बेटा हेलोजन जो है एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ रिएक्ट करके इंटर हेलोजन कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड हम एक आपका सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, वो एक सेपरेट टॉपिक भी है आपका यहाँ पे। तो हम एक आपका थोड़ा सा यहाँ पे
आउटलुक ले लेते हैं कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, या हेलोजन की जब हेलोजन के साथ रिएक्शन होती है तो आपके कैसे कंपाउंड बनते हैं। तो बेटा आपके हेलोजन के साथ रिएक्शन करके इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाते हैं। और यहाँ पे कौन हेलोजन किस हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे हेलोजन रिएक्ट्स विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन टू फॉर्म इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, ठीक है बेटा, आपका हमेशा यहाँ इंटर हेलोजन कंपाउंड कब बनेंगे, जब एक हेलोजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हेलोजन के साथ कंबाइन होगा, तभी आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड बनेंगे। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन किस हेलोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, ये क्लोरीन के साथ, ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर सकता है, ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करके इंटर हेलोजन कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन आपका ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर सकता है, आयोडीन के साथ रिएक्ट कर सकता है, फ्लोरीन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ये बट हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ही इंटर हेलोजन कंपाउंड बना सकता है। यानी कि यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इंटर हेलोजन कंपाउंड में एक हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और दूसरा आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड किस किस टाइप के फॉर्म होते हैं, एक्स डैश 3, एक्स डैश 5, ठीक है, नेक्स्ट एक्स डैश 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स होगा वो हमेशा आपका लार्ज होगा, लार्जर, ठीक है, लार्जर एटम होगा साइज में, एक्स विल बी ऑलवेज लार्जर एटम। अब लार्जर होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। दैट मीन्स इसके कंपेयर में एक्स डैश के कंपेयर में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका पॉजिटिव होगा। जहां पे भी एक्स है वो क्या होंगे, लार्ज साइज के हेलोजन लेंगे हम एक्स की जगह, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और एक्स डैश की जगह हम वो हेलोजन लेंगे जिनका साइज छोटा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपका +3, ये आपका +5 होगा, ये आपका +7 होगा। तो इस टाइप के आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड फॉर्म होंगे। बाकी हम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में कि किस तरीके से ये फॉर्म होते हैं, कैसी इनकी प्रॉपर्टीज होती है, वो ब्रीफली हम आपके अलग से सेपरेट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।